The topic is what was the Soviet system? The Union of Soviet Socialist Republics (USSR) came into being after the Socialist Revolution in Russia in 1917. 1917 में रशिया में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, जो समाजवादी क्रांति लाई गई, उसी के दौरान जो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसका उदय होता है। इसमें बताया गया है कि द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। ये रेवोल्यूशन जो है वो सोशलिज्म के आइडियल से इंस्पायर्ड है, यानी समाजवादी विचारधारा से जो है वो ये प्रेरित है, एज अपोज टू कैपिटलिज्म, और ये पूंजीवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ है। एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, और कहा जाता है कि ये एक समतावादी या समानतावादी समाज की जो डिमांड है उसको पूरा करेगा, क्योंकि ये समाज में जो है वो एक तरीके की समानता लाएगा, किसी भी तरीके की अनइक्वलिटी जो है वो नहीं देखी जाएगी। सो दैट इज वाई इन बातों को यहाँ पर बताया गया है। दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इस तरीके से ये सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रयास जो है वो हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों को एबॉलिश करने के लिए रहा, जो प्राइवेट जो है वो प्रॉपर्टी से बिलोंग करता था। अब यहाँ पर क्या होगा, सोवियत सिस्टम में क्या होगा, किसी के पास खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ओके, सारी की सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की ओनिंग में चली जाएंगी। So that is why it is given here कि this was perhaps the biggest attempt in the human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on the principles of equality। और इस तरीके से एक ऐसे समाज की स्थापना जो है वो की जाएगी, एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाएगा जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी यानी समानता, समता के सिद्धांतों पर आधारित होगी। इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। और इन सारी चीज़ों को जो है वो पूरा करने के लिए जो सोवियत सिस्टम के मेकर्स रहे हैं, उन्होंने सारी की सारी जो सत्ता है उसकी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के हाथों में दे रखी है, और उसके साथ साथ जो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो पार्टी है, उसके हाथों में दे रखी है। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें आगे बताया भी गया ये कि सोवियत पॉलिटिकल जो सिस्टम है, सोवियत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये सेंटर्ड है, यानी इसकी धुरी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वॉज अलाउड। और जहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी होती है वहाँ पर अपोजिशन की जो पार्टी हैं या फिर किसी दूसरे तरीके की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको परमिशन नहीं होती। द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में होगी, किसके, देश के, स्टेट के। ठीक है, यानी लोगों के हाथों में ना होकर के ये सरकार की ओनिंग में होगी, सरकार की कंट्रोल में होगी। ठीक है, इन बातों को बताया गया। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए क्या बोल रहा है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर the East European countries that the Soviet armies had liberated from the fascist forces came under the control of USSR। इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के 8 ऐसे देश थे बेटा, जो सोवियत आर्मी ने क्या किए थे, आज़ाद करवाए थे, लिबरेट करवाए थे। फ्रॉम किससे, फासिस्ट फोर्सेस से, जो फांसीवादी जो फोर्सेस हैं उनसे जो है वो इन्होंने इनको अलग करवाया था। केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। और फिर इसके बाद जो है इनसे आज़ाद करवाने के बाद इनकी आर्मी ने क्या किया, इन्हें जो है अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी ये यूएसएसआर के भाग बन गए 8 देश। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। और इन सारे के सारे देशों की जो इकोनॉमी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको किस मॉडल पर डिज़ाइन किया गया, यूएसएसआर के अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल पर, जो कि सोशलिस्ट सिस्टम का होगा, जिससे हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया है। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड। इन देशों के समूह को जो है वो सेकेंड वर्ल्ड की संज्ञा दी गई, द्वितीय विश्व की संज्ञा दी गई, या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहा गया। वॉर्सो पैक्ट के माध्यम से इन्होंने जो है वो अपनी अलाई बना रखी थी, अपना एक गुट बना रखा था, अलायंस बना रखा था। उसी की बात यहाँ पर कह रहा है कि द वॉर्सो पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस, हेल्ड देम टुगेदर। द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो वॉर्सो पैक्ट के माध्यम से इन्होंने अपने आप को जो है वो क्या किया, यूनिफाई करके रखा था। और जो यूएसएसआर था ये क्या था, इस ब्लॉक का लीडर था। अगले पैराग्राफ में देखिए क्या बोल रहा है। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सोवियत संघ है ये सबसे महान शक्ति के रूप में जो है उभरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द सोवियत इकोनॉमी वॉज
देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कहा गया कि जो सोवियत संघ की इकोनॉमी थी वो ज़्यादा कहीं डेवलप थी बाकी पूरे विश्व से, एक्सेप्ट यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को छोड़कर बाकी पूरे विश्व से जो है वो इनकी इकोनॉमी डेवलप थी। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इनके अच्छे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स थे, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, अच्छे मतलब शक्ति के जो संसाधन थे वो भी उपलब्ध थे, जिसमें इंक्लूडिंग आयरन ओर्स हैं, स्टील्स हैं, ऑयल हैं, मशीनरी प्रोडक्शन है, एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज। इनका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो भी इनके दूर दराज के एरियाज को बहुत ही इफिशिएंटली कनेक्ट करता था। एंड इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री। इनके पास जो है वो क्या थी, अपनी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, यानी ये अपने लोगों के लिए खुद अपने देश के अंदर ही चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे। ऐसी जो है इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं, जो अपने कंट्री के जो है जो कंज्यूमर हैं उनकी नीड्स को जो है वो क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। सो दैट इज वाई द सोवियत स्टेट, इसमें कहा जा रहा है, इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स। और इनकी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी ये क्या कर रही थी, पिन से लेकर के कार तक, यानी छोटी से लेकर के बड़ी तक सारी की सारी चीज़ों का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वो कर रही थी। दो दियर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री। यद्यपि कि इनकी जो क्वालिटी है वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री यानी यूएस वाले जो भाग के जो देश हैं उनके क्वालिटी के बराबर जो है वो उनको टक्कर नहीं दे पा रही थी, उनको मैच नहीं कर पा रही थी। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो सोवियत स्टेट था वो अपने देश के नागरिकों को एक मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था। एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज द बेसिक नेसेसिटीज। लोगों की आवश्यकता की जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको सब्सिडी रेट पे लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पर जो है वो की जा रही थी। जैसे कि इसमें शामिल है हेल्थ है, एजुकेशन है, चाइल्ड केयर है, अदर वेलफेयर जो स्कीम्स हैं इनको भी इसमें शामिल किया गया है। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरीके का जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था पूरे देश में। स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फ्रॉम द ओनरशिप। जो स्टेट ओनरशिप है वो यहाँ पर जो है वो डोमिनेटिंग थी। जैसे इसमें जो है वो शामिल था, जैसे लैंड है इसकी ओनरशिप कौन करेगा, स्टेट करेगा, इंडिविजुअल पर्सन नहीं करेगा। जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं इनकी ओनिंग कौन करेगा, स्टेट करेगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन इसका ओनर नहीं होगा। वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। और इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कंट्रोल की गई सोवियत स्टेट के द्वारा। भाई जैसे देखो हमारे देश में क्या है, रिलायंस है, ठीक है, तो रिलायंस क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। इस तरीके की बहुत सारी कंपनी हैं जो प्राइवेट कंपनियां, जो जिसके ओनर जो है वो इंडिविजुअली पर्सन हैं। हमारे देश से उसका कोई मतलब नहीं, देश को सिर्फ टैक्स और रेगुलेशन से मतलब है। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिस पर डायरेक्टली जो है वो हमारी कंट्री यानी हमारी भारत सरकार जो है वो उसकी मालिक है, जैसे बीएसएनएल, जैसे इंडियन रेलवे, ठीक है ना। तो हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों की मिक्स्ड व्यवस्था को जो है वो रखा गया है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरीके की चीज़ों को मिक्स बनाया गया है। जबकि जो सोवियत यूनियन था वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें सरकार के हाथों में थी, वहाँ पर प्राइवेट कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की थी, ऐसा आप समझ लीजिए। आगे देखिए इसमें क्या बता रहा है, द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड द अथॉरिटेरियन। धीरे धीरे जो सोवियत सिस्टम था ये ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन होता चला गया। यानी अब भाई सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की ओनिंग में है, गवर्नमेंट के हाथों में है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। अब सरकार पावरफुल होगी इन द सेंस सरकार में उच्च पदों पर आसीन जो लोग हैं वो यहाँ पर शक्तिशाली नजर आएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति अपनी सत्ता का जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा लाभ उठा रहे हैं। जबकि देश में जो न्यूनतम जीवन स्तर का यापन करने वाले लोग हैं, जो एक मजदूर के रूप में सरकार के लिए काम करते हैं, उनके किसी भी तरीके की जो है वो वेलफेयर के लिए कोई भी वर्क नहीं किया जा रहा है। सो मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट सिटीजन। इन सारी चीज़ों की वजह से, यानी सिस्टम जो इनका है वो ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन होने की वजह से क्या हुआ कि जो सिटीजन्स की लाइफ थी वो बहुत ही डिफिकल्ट हो गई। अब भाई डेमोक्रेसी वहाँ पर थी नहीं, तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों के पास अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी नहीं थी। इन सारी चीज़ों की वजह से लोग काफ़ी परेशान होते थे, अपनी पीड़ा को वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते थे। सो हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन द जोक्स, अक्सर ये क्या करते थे, अपनी इस तरीके की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जोक्स यानी चुटकुले और कार्टून्स का इस्तेमाल किया करते थे। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। अधिकतर जो सोवियत संघ के जो हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस थे उनमें अब सुधार की आवश्यकता पड़ने लगी, रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ने लगी। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। हुआ क्या यहाँ पर कि जो वन पार्टी सिस्टम है रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था,
ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल द इंस्टीट्यूशन, उन्होंने सारे के सारे इस तरीके की संस्थाओं पर अपना जो टाइट कंट्रोल है वो बना रखा था। एंड वॉज अनअकाउंटेबल टू द पीपल, जो लोगों के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं था। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल, और इस तरीके से जो पार्टी थी वो लोगों की जो संवेदनाएं हैं, लोगों की जो रिक्वेस्ट हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही थी। इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म्ड द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है, इस पे फोकस करिएगा, कह रहा है द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन, जिन्होंने मिलकर के सोवियत यूनियन को बनाया था, टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, वो चाहते थे कि वो अपने अफेयर्स को, अपने मामलों को खुद मैनेज करें, इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स, जिसमें उनकी कल्चरल अफेयर्स भी शामिल हों, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ऑल्दो ऑन द पेपर रशिया वॉज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स, 15 रिपब्लिक्स में केवल रशिया ऐसा था ऑन पेपर जिसके पास जो है वो ऐसी शक्तियां थी। दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर, जो ये कहता था कि उसने मिलकर के जो है वो क्या किया है, इन सब लोगों ने मिलकर के क्या किया, यूएसएसआर की स्थापना की, उसको बनाया है, और उसमें रशिया जो है वो सबसे पावरफुल है। इन रियलिटी द रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग, और इस तरीके से रशिया जो है वो हर चीज़ पर जो है वो हावी हो रहा था। एंड द पीपल फ्रॉम दियर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड, और इस तरीके से लोग यहाँ पर जो है वो अपने आप को नेग्लेक्टेड और सप्रेस्ड महसूस कर रहे थे। आगे फिर देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपने हथियारों और आर्मी फोर्सेस को लेकर के तो सोवियत यूनियन अक्सर जो है वो यूएस को मैच करता रहा, उसकी बराबरी करता रहा, बट एट ग्रेट कॉस्ट, लेकिन उसकी कीमत जो है वो यूएसएसआर को काफ़ी बड़े पैमाने पर चुकानी पड़ी। द सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड द वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी, जो सोवियत यूनियन था वो तकनीकी के मामले में काफ़ी पिछड़ गया था पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी पिछड़ गया था पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में, जैसे ट्रांसपोर्ट है, पावर है, इन सारे मामलों में काफ़ी पिछड़ गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन, और अपने देश के लोगों की राजनीतिक और आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा था। सो द सोवियत यूनियन, इसमें आगे की जो घटना है उसमें बता रहा है कि जो सोवियत यूनियन है इन्होंने आक्रमण कर दिया था, इन्वेजन किया था किसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। कब किया था, 1979 में किया था, जिसने इनके सिस्टम को और भी कमजोर साबित कर दिया, वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। एंड दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, और इस तरीके से इनकी जो मजदूरी, इनके देश में जो मजदूरी थी, वेजेस थी, वो क्या हो रही थी, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी। जो प्रोडक्टिविटी है धीरे धीरे वो कम हो रही थी, यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है, मजदूरी बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होगी, शॉर्टेज होगी। सो दिस लेड टू द शॉर्टेज इन ऑल द कंज्यूमर गुड्स, जिसकी वजह से सारे जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी कमी हो गई। एंड फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर, और इनके देश में देखा गया कि वर्ष दर वर्ष जो है वो धीरे धीरे जो इंपोर्ट सिस्टम ऑफ फूड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी पिछड़ गई है। द सोवियत इकोनॉमी वॉज फेल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट, और धीरे धीरे इनकी जो व्यवस्था है वो क्या हो गई, पिछड़ गई, और इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक गतिहीन अर्थव्यवस्था के रूप में यहाँ पर देखा गया। स्टैग्नेंट का मतलब गतिहीन, जिसमें किसी तरीके का मूवमेंट ना हो। जहाँ पर भी इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की कंट्री में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होगा। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमी वीक हो जाएगी। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताया और समझाया गया है। तो ये आपका जो है टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।